हेलो एडियंस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इस तरह की चीज़ें क्या होती है। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। आप जब मार्केट जाते हैं और केला खरीदते हैं उस समय इसका जो रेट होता है ये डॉजन के हिसाब से रेट आपको मिलता है, जैसे 60 रुपया पर डॉजन। एक दर्जन जो है उसी को डॉजन कहा जाता है और हमें पता है कि एक डॉजन दैट इज इक्वल टू 12। एक दर्जन केला 60 रुपये में, दैट मीन आधा दर्जन केला 30 रुपये में। तो इसी तरह का मोल भाव होता है केला जब हम खरीदते हैं, अंडा जब खरीदते हैं। ये डॉजन के हिसाब से हम खरीदते हैं। डॉजन क्या है? डॉजन कुछ नहीं, सिर्फ एक नंबर है, दैट इज 12। जैसे कि 10 क्या है? 10 एक नंबर है, सिंपल नंबर। उसी तरह से मोल जो है, मोल भी एक नंबर है, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। दिस नंबर इज इक्वल टू 6.022144076 इंटू 10 to the power 23। इस पावर को देखें, 10 to the power 23 मतलब 1 के बाद जब हम 23 जीरोज लगाते हैं तो वो होता है 10 to the power 23। तो ये नंबर जो है ये बहुत बड़ा नंबर है और इसे हम नॉर्मली केमिकल रिएक्शन वगैरह में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है और मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, उसका मास भी बहुत कम होता है, इसीलिए हमें बहुत बड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स के साथ डील करना होता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा नंबर जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है केमिस्ट्री में। अब देखिए ये जो है ये इतना प्रिसाइजली भी हम यूज नहीं करते हैं। अगर कुछ डिजिट्स हम छोड़ देते हैं तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हम नॉर्मली हम इसे थोड़ा सा कम प्रिसाइजली यूज करते हैं और हम नॉर्मली इसे 6.022 इंटू 10 to the power 23 इस टर्म में हम यूज करते हैं। So 1 mole is equal to a number, that is a number, and that is equal to 6.022 into 10 to the power 23. It is a pure number. लेकिन इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या खास है इस नंबर पे? चलिए देखते हैं, इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे कि इस नंबर की खासियत क्या है। देखिए जब हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट्स के मास को मेज़र करते हैं तो हम ग्राम्स में मेज़र करते हैं और इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का काजू, जैसे कि 500 ग्राम राइस चावल। तो इस तरह से हम ग्राम में चीज़ों का जो मास है वो मेज़र करते हैं। ग्राम का ही एक लार्जर फॉर्म है किलोग्राम। किलो का मतलब होता है 1000, किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। लेकिन जब एटॉमिक लेवल पे बात होती है, एलिमेंट्स के एटम्स के मास को हम नॉर्मली ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राम उसके लिए बहुत बड़ा एक यूनिट हो जाएगा। वहाँ पर हम एक छोटा सा यूनिट यूज़ करते हैं जिसे कि कहा जाता है यूनिफाइड मास और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन एटम का मास ये होता है 1U, 1 यूनिफाइड मास। यहाँ पर ऑब्वियसली हम हाइड्रोजन 1 की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप है, जैसे कि हाइड्रोजन 2 भी होता है, हाइड्रोजन 3 भी होता है। इन सब का अमाउंट जो है बहुत कम होता है, बहुत कम पाया जाता है। मोस्टली हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 1 ही पाया जाता है। तो नॉर्मली जब हाइड्रोजन की बात होती है तो इन जनरल सेंस हम हाइड्रोजन 1 के ही बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन 1 इसका जो एटम है इसका मास होता है 1 यूनिफाइड मास। सिमिलरली हीलियम एटम का मास होता है 4 यूनिफाइड मास। तो जब हम बहुत छोटे एटॉमिक लेवल पे मासेस को मेज़र करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मास हो गए, एटम्स के मास हो गए, तो हम वहाँ पर इस तरह का यूनिट को यूज़ करते हैं जो कि बहुत छोटा यूनिट है। और नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम इस तरह के यूनिट को हम यूज़ करते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच का रिलेशन को देखें तब आपको समझ में आएगा कि इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि ग्राम और यूनिफाइड मास, इन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन है वो कुछ इस तरह का होता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 यूनिफाइड मास। तो ये जो नंबर है इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर है कि यूनिफाइड मास टू ग्राम कन्वर्जन में इसे यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस नंबर इतना यूनिफाइड मास। अब मैं आपको बता दूं ये नंबर जो है, दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो
ये डी है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, इस चीज को आप याद रखें कि दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। चलिए यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप एक चीज़ देखें कि जैसे कि हमने बात किया कि जब एटम्स के मासेस है उसे हम किस पे मेज़र करते हैं, उसे हम यूनिफाइड मास के टर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1U। अब आप गौर करें, एक हाइड्रोजन एटम का मास अगर 1U होता है तो इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा। तो एक का मास अगर 1U होगा तो इतना का मास कितना होगा, दिस नंबर इंटू 1U। तो जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए दिस नंबर के साथ U को रखे देन यू विल हैव 1 ग्राम, और यहां पर 1 है, so that is equal to 1 gram because 6.022 into 10⁻23 U is 1 gram। तो यहां से आप देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U। तो इतने 6.022 into 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर विच इज, तो इतने हाइड्रोजन एटम्स का मास होगा 1U के जगह ग्राम, 1 और U के जगह ग्राम, दिस 1, ये 1 आपको यहां पर दिख रहा, सिर्फ U के जगह पे ग्राम आ गया। चलिए एक और एग्जांपल में ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन भी अलग अलग टाइप में मिलता है, उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। अलग अलग टाइप्स जो मैं कह रहा हूं वो आइसोटोप्स है। कार्बन भी अलग अलग आइसोटोप्स में पाया जाता है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, लेकिन मोस्टली कार्बन पाया जाता है कार्बन 12 के फॉर्म में। इसीलिए नॉर्मली कहा जाता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, लेकिन कार्बन 13 का एटॉमिक मास होगा 13U, कार्बन 14 का एटॉमिक मास होगा 14U। तो वो सब बहुत कम अमाउंट में होता है, इसीलिए उन्हें हम फिलहाल तो इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12U। तो यहां से देखिए अगर इतने सारे कार्बन एटम्स होंगे तो उसका मास कितना होगा। तो एक का मास 12U, तो इतने सारे का मास होगा दिस नंबर इनटू 12U। अब आप यहां पर गौर करें, दिस नंबर के साथ U को रखे, दिस नंबर एवोगाड्रो नंबर के बाद U को रखे, तो दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम और ये 12, सो ये बन गया 12 ग्राम। यहां पर भी वही चीज है, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12U और इतने सारे कार्बन एटम का मास हो गया 12 ग्राम। यही वाला 12 आपको यहां पर दिख रहा है, 12 U के जगह पे ग्राम। तो ये सिग्निफिकेंस आपको एक और मिला यहां से। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम, दैट मीन एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27U। तो इतने सारे एल्यूमिनियम एटम का मास होगा 27 ग्राम। सो एक का मास 27U और इतने सारे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम्स का मास हो जाएगा 27 ग्राम्स। तो अब देखें यहां से हम आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड दो टर्म्स के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर इस कॉलम में देखें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसका एटॉमिक मास लिखा गया, जैसा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, हीलियम का एटॉमिक मास 4U, कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U और कोबाल्ट का 59U। ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन 1 की बात किया जा रहा है, यहाँ पर कार्बन 12 की बात किया जा रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन 16 की बात किया जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन भी अलग अलग फॉर्म्स में होता है, इसके भी बहुत सारे आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन 17, 18 एटसेट्रा, लेकिन ऑक्सीजन 16 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U। अब यहां दो चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। एक तो है रिलेटिव एटॉमिक मास और दूसरा है ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ये बहुत हाई तौबा कुछ नहीं है, अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप आसानी से रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास बता सकते हैं। कैसे कि यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव मास होगा 1, U को काट दे। हीलियम के लिए 4U एटॉमिक मास है इसका, तो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा 4, U को काट दे। कार्बन के लिए 12U, तो उसका रिलेटिव मास होगा 12, ऑक्सीजन का रिलेटिव मास होगा 16 रिलेटिव एटॉमिक मास, और कोबाल्ट का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा 59। अब ये ग्राम एटॉमिक मास, आपको सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद ग्राम लगा देना है, और अलग तरीके से कहे तो यहां पर जो इसका एटॉमिक मास है वहां U को काट के ग्राम लगा दे। तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास इज 1 ग्राम और हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास इज 4 ग्राम्स। कार्बन के लिए ग्राम एटॉमिक मास इज 12 ग्राम्स और ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम्स और कोबाल्ट के लिए 59 ग्राम्स।
इस ग्राम एटॉमिक मास को एक और नाम दिया जाता है विच इज मोलर मास ऑफ एटम्स। यहां ऐसे कहा जाएगा कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या फिर हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, दोनों ही 1 ग्राम है। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम है और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये भी 1 ग्राम होगा। दोनों सेम चीज है, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, ये दोनों सेम चीज है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाइड्रोजन का जो मोलर मास है हाइड्रोजन एटम का वो 1 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम के हाइड्रोजन में, 1 ग्राम के हाइड्रोजन में इतने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, इतने सारे। उसी तरह से 4 ग्राम के हीलियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। कार्बन के 12 ग्राम में इतने सारे एटम्स होंगे विच इज़ अवोगाद्रो नंबर। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने सारे एटम्स होंगे। कोबाल्ट के 59 ग्राम में इतने सारे एटम्स होंगे, अवोगाद्रो नंबर एटम्स होंगे। तो यहां पर मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास, किसी का भी अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो वहां से आप उसका ग्राम एटॉमिक मास पता कर सकते हैं। सिंपली यू को काट दे और वहां ग्राम लगा दे, और उसका मतलब यही होगा कि उतने अमाउंट के उस एलिमेंट में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। ध्यान रखें, अभी हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है और ग्राम एटॉमिक मास है, और साथ ही साथ इसी को हम कहते हैं मोलर मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट के एटम्स। तो अभी हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें कि बात किस पे किया जा रहा है, ग्राम एटॉमिक मास पे या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पे बात किया जा रहा है। इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है। ओके, तो जैसे कि मान ले यहां पर कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और हमें पता है ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि 16 ग्राम के ऑक्सीजन में इतने सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स होंगे, इतने सारे एटम्स होंगे, क्योंकि हम ग्राम एटॉमिक मास पे बात कर रहे हैं। तो इतने सारे एटम्स होंगे। थोड़ी देर में हम अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर मासेस पे, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हमने एटॉमिक मास पे बात किया, उसी तरह से अभी मॉलिक्यूलर मास पे बात करेंगे। जैसे कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता कैसे है? एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसका मास है 1U और इसका मास है 1U। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास कितना होगा? ये होगा 2U। तो उसी को हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। सो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2 यूनिफाइड मास। तो फिर अगर यहां से कहा जाए कि मास ऑफ दिस मच, इतना अवोगाद्रो नंबर, मास ऑफ दिस मच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये कितना होगा? तो ये होगा ऑब्वियसली, जैसे इससे पहले हमने किया, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो दिस नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 2U। तो उसे मल्टीप्लाई कर दे आप। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप ये पाएंगे कि ये जो है दिस नंबर इतना U इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो यहां पर 2 है तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा 2 ग्राम्स। तो यहां पर भी वही चीज आपको मिलेगा। देखें कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास 2U होगा, तो इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास 2U के जगह पे ग्राम, इतना ग्राम होगा। नंबर देखें वही होगा 2। चलिए इसी तरह का और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन 16 से ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। सो ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 16 एटम से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है, और इसका मास कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसका जो मास होगा, एक एटम का मास होगा 16U और एक एटम का मास होगा 16U। तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 32U। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है 32U। तो इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास होगा दिस नंबर इनटू 32U। तो आप ये पाएंगे दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। यहां पर भी वही हो रहा, देखिए ये 32U है, 32 यूनिफाइड मास, और यहां पर हो जा रहा 32 ग्राम्स। चलिए ऐसे ही इसी तरह से हम उन 2 कॉन्सेप्ट्स को, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। 2 कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? एक तो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले तो देखिए इस टेबल में
आपको इस कॉलम में बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिल जाएंगे और इस साइड में उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। दैट मीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है 2u, हीलियम मॉलिक्यूल का मास है 4u। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां इसे इसलिए रखा गया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हीलियम, इसके भी मॉलिक्यूलर मास के टर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है। ये मान ले एक हीलियम है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा? हाइड्रोजन इस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन इस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन भी इस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक होता है और इसके एक एटम को समटाइम्स, कभी कभार इसे मॉलिक्यूल के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहा जाए हीलियम मॉलिक्यूल तो ये गलत बात नहीं है। हीलियम मॉलिक्यूल का मतलब ही है हीलियम एटम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है दो हाइड्रोजन एटम्स मिलके जो बना रहा है, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि दो ऑक्सीजन एटम्स मिलके जो मॉलिक्यूल बना रहा है। हीलियम के केस में क्या होगा कि हीलियम चूंकि मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है तो एक हीलियम एटम को ही समटाइम्स उससे मॉलिक्यूल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कि हीलियम का मॉलिक्यूलर मास हीलियम मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता, फिर भी हीलियम का मॉलिक्यूलर मास ये कहा जाता है। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास इज सेम एज हीलियम का एटॉमिक मास, क्योंकि इसका एक एटम ही उसका मॉलिक्यूल के टर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हीलियम का एटॉमिक मास भी 4u, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास अगर कहा जाए तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास भी 4u। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक एटम नाइट्रोजन का और एक एटम नाइट्रोजन का, दो मिलके ये बना रहा है मॉलिक्यूल। तो ये 14u का, ये भी 14u का, तो ओवरऑल ये 28u का हो गया। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28u, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32u और कार्बन डाइऑक्साइड 44u। क्यों? क्योंकि कार्बन एक ये 12 और इसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये 16 और ये 16, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। तो देखिए जोड़ के देख ले, 16 16 32 और 12 मिलके हो गया 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 44u। अब वो दो टर्म्स, एक है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तरीका बिल्कुल वही है जो हमने इससे पहले किया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2u, हाइड्रोजन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4u, उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 4। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए ये हो जाएगा 28, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है? आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में ही g लगा देना है, दैट मीन ग्राम बना देना है उसे, या फिर आप कहें u को काट के g लगा दे, यूनिफाइड मास को काट के ग्राम लगा दे। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम का, ये हो जाएगा 4 ग्राम का और ये हो जाएगा 28 ग्राम और ये ऑक्सीजन के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम। ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसी को कहा जाता है मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट का नाम रखते उसका मॉलिक्यूल। जैसे कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 28 ग्राम्स। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहां पर मॉलिक्यूलर मास कहा जा रहा है या फिर एटॉमिक मास कहा जा रहा है। चलिए यहां से एक छोटा सा प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें पता करना है कि 22 ग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड के सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा, फर्स्ट चीज जो हम यहां से पता करेंगे कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, हाउ मेनी, कितने मोल्स है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है, इस सैंपल में कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर वहां से आगे हम ये जो नंबर है कितने मॉलिक्यूल्स है उसके बाद ये नंबर बता सकते हैं। मोल से हम नंबर पता कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर। तो अगर आधा मोल हो तो फिर क्या होगा, इसी नंबर का आधा। 2 मोल्स हो तो क्या होगा, इस नंबर का डबल। तो कितने मोल्स है उस सैंपल में ये अगर हम पता कर लेते हैं तो फिर हम ये नंबर भी पता कर सकते हैं। जैसे यहां पर कहा गया ये जो सैंपल है ये 22 ग्राम का सैंपल है, तो 22 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल का होगा। हमें इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम्स।
इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये बराबर होता है 1 मोल, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अब यहां से देखिए हम कह सकते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 44 मोल्स। ये आप डायरेक्टली भी पता कर सकते थे, यहां पर अगर आप ये वाला नंबर रखते हैं तो यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली आप पता कर सकते थे। लेकिन चलिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंपल रहे तो वो कितना मोल का सैंपल होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये तरीका भी हम यहां पर सीख जाएंगे, एक फॉर्मूला भी निकल के आएगा। अब कहा गया सैंपल में 22 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 22 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 44, इतने मोल्स। यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ये जो है ये एक फॉर्मूला बनाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स, वो सैंपल में कितने मोल मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल। देखिए न्यूमरेटर में 22 है, विच इज द मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय, ये क्या है 44 इज इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां पर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही ग्राम होगा तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक बार मैं यहां से इस चीज को यहां पर लिखता हूं, मास ऑफ द सैंपल इज 22 ग्राम्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मास उस सैंपल में जो भी कंपाउंड है, उसका कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, कुछ भी हो, उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो देखिए ग्राम कैंसिल हो गया और 22 डिवाइडेड बाय 44 हमें मिला, जो कि हमें यहां पर मिला था। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं कि मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। अब यहां पर देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ मोल मिलेगा, हाफ मोल। तो 22 ग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए 1 मोल चूंकि इतना होता है, इतना, तो हाफ मोल कितना होगा, तो ऑब्वियसली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर हो तो फिर हम कह सकते हैं कि हाफ मोल is equal to this number divided by 2, so 6.022 into 10 to the power 23 divided by 2। जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है, सिर्फ 10 के पावर को डिवाइड मत कीजिए, ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज इक्वल टू 6.022 divided by 2 is 3.011 into 10 to the power 23। सो 22 ग्राम के कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर कहें हाफ मोल मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जो कि मोल के सिग्निफिकेंस को और क्लैरिफाई करेगा। जैसे कि एक हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है या वाटर बन रहा है। तो यहां पर इक्वेशन कुछ ऐसा होता है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये रिएक्ट करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, कुछ ऐसे। यहाँ पर एक मैंने डाल दिया, यहाँ पर जब नॉर्मली जब इक्वेशन रहता है तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ जहाँ पर रहता है उसका मतलब 1 होता है, तो चलिए इसीलिए यहाँ पर 1 डाल दिया गया। अब इसी चीज़ को एक बार फिगर में देख लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। देखिए ये वाला एटम इसके साथ अगर जुड़ गया और ये वाला एटम अगर इसके साथ जुड़ गया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बना। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इस सैंपल को डबल कर देता हूँ, हाइड्रोजन भी डबल कर देता हूँ, ऑक्सीजन भी डबल कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो पानी मिलेगा ये भी डबल अमाउंट में मिलेगा। कुछ ऐसे हमने हाइड्रोजन डबल कर दिया, डबल अमाउंट में कर दिया, ऑक्सीजन भी डबल अमाउंट में कर दिया और पानी भी हमें डबल अमाउंट में मिला। तो इस चीज़ को अगर हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड विथ 2 लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड विथ 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड विथ 2 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड विथ 2, क्योंकि पूरा का पूरा जो सैंपल है इसे हमने डबल कर दिया। तो हाइड्रोजन भी डबल हो गया, ऑक्सीजन भी डबल हो गया और बना हुआ पानी जो है, प्रोडक्ट जो है, ये भी डबल हो गया।
तो इसी तरह से अगर सैंपल को हम ट्रिपल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो फंडामेंटल इक्वेशन जो था, जो इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन था, वो था 2H2 प्लस O2 दैट मीन 1O2 इज इक्वल टू 2H2O। लेकिन ये भी उतना ही वैलिड है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा इक्वेशन लिखते नहीं हैं, हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये भी वैलिड है। ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब कि ये कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तीनों में नंबर सेम होना होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। तो जैसे ही हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब भी इक्वेशन वैलिड है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या निकल के आएगा। आप अगर इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को, तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 2 मोल का हाइड्रोजन। क्यों बनेगा, इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा, उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो क्या बन गया 2 मोल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 2 मोल का हाइड्रोजन। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 मोल का ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा 2 मोल, तो ये हो गया 2 मोल का पानी। अब यहां से देखिए हमें पता है कि 1 मोल का हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो 2 मोल के हाइड्रोजन का मास होगा 2 × 2 ग्राम। सिमिलरली 1 मोल का ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम्स, और 1 मोल का वाटर मॉलिक्यूल, इसका मास होगा 18 ग्राम। 18 ग्राम क्यों, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 और एक हाइड्रोजन 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल, इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया 18। तो 1 मोल का H2O ये 18 ग्राम का होता है, तो 2 मोल्स का H2O 2 × 18 ग्राम का होगा। तो फिर देखिए ये क्या बना, 4 ग्राम, ये 2 × 2 ग्राम 4 ग्राम का हाइड्रोजन 32 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, और 36 ग्राम का पानी हमें दे रहा है। बेसिक इक्वेशन क्या था, बेसिक इक्वेशन था 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। आप एक बार इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। लेकिन हम जो रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वहां पर हम मॉलिक्यूल्स को गिन गिन के रिएक्ट नहीं करवाते हैं। तो ये हमारे लिए फिजिबल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हम उतने छोटे लेवल पर डील नहीं करते हैं। हम किस लेवल पर डील करते हैं, जैसे कि कहा गया कि 4 ग्राम का हाइड्रोजन 32 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा और 36 ग्राम के वाटर बना रहा है। तो आप देखिए यहां पर एक कन्वर्जन हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम ग्राम तक पहुंच गए। 32 ग्राम, 4 ग्राम और 36 ग्राम, हम ग्राम तक पहुंच गए, नंबर से ग्राम तक पहुंच गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ग्राम तक पहुंच गए। हमने किसका सहारा लिया, हमने मोल का जो कॉन्सेप्ट है उसका सहारा लिया। सिंपली इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि 2 मोल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 मोल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा और 2 मोल का वाटर बना रहा, 2 मोल का वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये था मोल का सिग्निफिकेंस, और इस नंबर का सिग्निफिकेंस मैं फिर से बता दूं, इस नंबर को आवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।